एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम करने वाले हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईपी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ईपी एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो आज हम ब्रीफ में बात करेंगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये क्यों आया था, इसके मेन मेन प्रोविजंस क्या है और कौन कौन से एक्ट हैं जो इसके अंडर में आते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो इसके अंडर में आती हैं। तो डिटेल से आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में इसको। चलिए जी, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो दोस्तों ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेआरएफ अड्डा ऐप से, तो आपके लिए कंप्लीट बैच है, अर्ली बर्ड बैच है जो आ चुका है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे, जहां पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा। साथ में अभी आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा, तो आप इन कोर्सेज से हमारे जुड़ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों आज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की। ठीक है, ईपी एक्ट की बात करते हैं। तो देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले तो देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है ये क्यों आया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट दोस्तों इसलिए आया था। सबसे पहले तो देखो हुआ क्या था कि 1972 में, आप सबको पता होगा, एक कॉन्फ्रेंस होती है आपकी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपकी होती है 1986 में, 1972 में। इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हर एक कंट्री को मिली थी, मतलब पूरे विश्व को आपको मिली थी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसको भी लॉन्च किया गया था। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों ये जो एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इन 1986 में लाया गया था। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे यहाँ पे कोई एक्ट नहीं थे, तो कोई रूल्स नहीं थे। इससे पहले दोस्तों आपका जैसे एयर प्रिवेंशन एक्ट भी आपका रहता है, एयर प्रिवेंशन एक्ट आपका था। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, ये भी आपका था, वाटर प्रिवेंशन एक्ट भी आपका था। सवाल आता है कि ये वाला एक्ट है, ये अभी क्यों आया, 86 में क्यों आया। देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण है दोस्तों कि आप सबको पता होगा 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी होती है ना। भोपाल गैस त्रासदी आपकी होती है भोपाल में, है ना। और इस ट्रेजेडी से दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज होती है, उससे बहुत सारा जान माल की हानि होती है दोस्तों। यूनियन कार्बाइड का प्लांट था जिसमें आपका गैस लीकेज हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो एक्ट है, ये आपका क्या किया जाता है, लाया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, संविधान की मैं बात करूं, तो कोई भी आपका आर्टिकल है जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, आपका डायरेक्टली कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। फिर बाद में हम देखते हैं कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं जो आपके किए जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं आज कि इसके क्या क्या मेन मेन प्रोविजंस थे, क्या क्या इसमें ड्यूटीज हैं जो दी गई थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट है, ये कब पास किया गया था दोस्तों। ये जो एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आपका क्या है, पास किया गया था दोस्तों। इसका प्राइमरी गोल यही था, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एज वेल एज मैटर रिलेटेड टू इट। दोस्तों, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आपके प्रावधान है वो एसेट नहीं दिए गए हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका होता है उसमें थोड़ी बहुत बात की जाती है कि हमारे यहाँ पे देखो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें दोस्तों 48 है, आर्टिकल 48 है दोस्तों, इसको इंक्लूड किया गया था। इसमें चेंजेस आपके किए गए थे कि राज्य की ड्यूटी है यहाँ पे, ठीक है,
कि स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड डेवलप द एनवायरमेंट एज वेल एज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड एनिमल। तो यूजीसी नेट में एक सवाल पूछा गया था कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा डीपीएसपी है जो रिलेटेड है, तो आर्टिकल 48 है वो आपका रिलेटेड है। अमेंडमेंट कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसके अलावा दोस्तों मैं और बात करूं कि आपके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 253, वो भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसको भी हम देखेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये एक्ट आया क्यों था, क्योंकि यहां पे हमारा 1972 में यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फिर ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी गाइडलाइंस को, है ना, फॉलो करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपका लाया जाता है गाइस, ठीक है। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, ये क्या मतलब इसका बोलता क्या है दोस्तों? ये एक्ट क्या करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको ये बोलता है कि आप एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई भी प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं, पोल्यूशन को रेगुलेट कर सकते हैं, एक इफेक्टिव मशीनरी आप बना सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग एंड रेगुलेटिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? एक तो देखो इसमें बात की गई है इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन है पर्यावरण से रिलेटेड, उसको इस एक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। एक है दोस्तों एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो हम इस एक्ट के थ्रू बनाते हैं, जैसे आपका सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? पोल्यूशन रिलेटेड रेगुलेशन है वो करता है, आपका पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एक दोस्तों जितनी भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है ना, एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको ये कोऑर्डिनेट करता है। एक दोस्तों रेगुलर लॉज है दोस्तों, उसको ये इनेक्ट करने का काम करता है ना। इसके अंडर में बहुत सारे आपके लॉज हैं जो बनते हैं, ये एक अम्ब्रेला लॉ है बेसिकली, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों कोई भी जैसे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उसके रिलेटेड पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज हैं, वो इस एक्ट के तहत हम इंपोज कर सकते हैं। एक दोस्तों ये एक्ट बोलता है कि हमारे यहाँ पे सतत विकास होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट होना चाहिए। एक दोस्तों आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के तहत दोस्तों एक साफ शुद्ध एनवायरमेंट भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अटेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इस एक्ट के तहत ही हम लेते हैं कैसे। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। और देखो अगर हम पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पे एनवायरमेंट का जिक्र किया गया है दोस्तों, है ना, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैज इट्स ओरिजिन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक आर्टिकल 51A है जी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका दिया गया है, इससे भी आपका ये हम इससे ही इसका ओरिजिन आपका हुआ है दोस्तों, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है, और इस एक्ट के तहत दोस्तों आपका ये भी है कि कोई भी आप हम सब लोग, कॉमन मैन भी जाके कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। 1986 में बोला गया है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या है कि even a common citizen can approach to the court if he gives a 60 days notice of the alleged offense and is intention to file a complaint with the central government or any competent authority, यानी कि आप कोर्ट में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो ये कुछ कॉमन प्रोविजन है, जैसे भाई इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको रिलैक्स मिलता है कि वो इस एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। और ये एक अम्ब्रेला एक्ट है दोस्तों, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। यानी इसके तहत बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट हैं जो आपके आते हैं, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो मोटा मोटा बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके बता देता हूँ। 1986 में आपका लागू होता है, ठीक है। क्यों आया था दोस्तों? क्योंकि 1972 में आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, उसके प्रोविजंस को लागू करने के लिए आया था। 1986 में आने का कारण था कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हो जाती है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जब होती है उसके बाद ही आपका लाया जाता है। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसमें आपको पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपको दिए गए हैं।
तो ये मेन मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेन मेन चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके जी, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सब लोग, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।